तो अब हम स्टार्ट करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है? तो बच्चों, फोरियर ट्रांसफॉर्म एक मैथमेटिकल टूल है जो किसी भी सिग्नल को टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करता है। जैसे अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे सिग्नल्स के बारे में पढ़ा और सिग्नल को हमने रिप्रेजेंट भी किया। तो जितने भी सिग्नल को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे वो सब टाइम के रेस्पेक्ट में हम लोग देख रहे थे। मींस सिग्नल का जो भी रिप्रेजेंटेशन था वो हमने टाइम डोमेन में किया। बट कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में हमें सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी रिप्रेजेंट करना होता है। उसका कारण होता है, अभी मैं थोड़ी देर बाद बता दूंगा आपको। तो अगर किसी भी सिग्नल को टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करना है तो एक मैथमेटिकल टूल की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम बोलते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म। आया समझ में? देखो, हम लोगों ने बहुत सारे सिग्नल को देखे हैं। जैसे अगर हम पिछले लेक्चर में जाएं तो यहाँ पे देखो, मैंने बहुत सारे सिग्नल्स के बारे में तुमको पढ़ाया। साइनासोइडल सिग्नल, ट्रायंगुलर पल्स, रेक्टेंगुलर पल्स, इम्पल्स सिग्नल, स्टेप सिग्नल, है ना। बहुत सारे सिग्नल्स हमने पढ़े। तो ये जो भी सिग्नल्स था वो हम किसके रेस्पेक्ट में देख रहे थे? मीन्स एक्सटी को हम किसके रेस्पेक्ट में देख रहे थे? टी के रेस्पेक्ट में। तो हम बोलेंगे कि जो हमारा सिग्नल है वो टाइम डोमेन में है। ऐसा समझ में? जो भी करंट और वोल्टेज का वेरिएशन है उसको हम टाइम के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ये सिग्नल हमारा टाइम डोमेन में है। ठीक, बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। बट सिग्नल के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों को जानने के लिए हमें उस सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करना होता है। और फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करने के लिए हमें एक टूल की ज़रूरत पड़ती है, मैथमेटिकल टूल की ज़रूरत पड़ती है जो उस टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म इज अ मैथमेटिकल टूल टू कन्वर्ट एनी टाइम डोमेन सिग्नल इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल। ठीक है, मीन्स अगर कोई भी सिग्नल एक्सटी है उसका अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म करें तो ये जो सिग्नल टाइम डोमेन में है वो किस डोमेन में आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ जाएगा। मीन्स उस सिग्नल का जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में आ जाएगा। अभी जो एक्सटी था, एक्सटी भी एक सिग्नल था जिसके कैरेक्टरिस्टिक को हम टाइम डोमेन में रिप्रेजेंट कर रहे थे। बट फोरियर ट्रांसफॉर्म के बाद वही सिग्नल फ्रीक्वेंसी के डोमेन में या वही सिग्नल का कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। अभी तुम लोग मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स 2 में लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ोगे, है क्या सिलेबस में तुम्हारे? यस सर। यस सर। लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी मैथमेटिकल टूल होता है जो किसी भी सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करता है। जब तुमको मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो उसमें बताया जाएगा कि एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक एप्लीकेशन है कि किसी भी टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक, तो उस लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बिल्कुल एग्जैक्टली उसी के जैसा एक और मैथमेटिकल टूल होता है जिसको हम फोरियर ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। और ये फोरियर ट्रांसफॉर्म किसी भी टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट करता है। मीन्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी मैथमेटिकल टूल है, फोरियर ट्रांसफॉर्म भी मैथमेटिकल टूल है जो किसी भी टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। अब इन दोनों के कुछ मेरिट और डीमेरिट होते हैं, वो तुमको मैथमेटिक्स में सिखाया जाएगा। या जो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के हैं वो हायर सेमेस्टर में जाएंगे तो उनको एक सब्जेक्ट मिलेगा सिग्नल्स एंड सिस्टम, उसमें तुमको फोरियर ट्रांसफॉर्म और लाप्लास ट्रांसफॉर्म में डिफरेंस बताया जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फिलहाल अभी के लिए इट इज अ टूल विच कन्वर्ट टाइम डोमेन सिग्नल इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल। ठीक, अब सवाल ये है कि किसी भी टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट करने की जरूरत क्या पड़ी? तो अभी तक हम लोगों ने सिग्नल को
जैसे कोई भी सिग्नल मैं ले लूं, सपोज हमने यहाँ पे एक सिग्नल लिया है, ऐसे ग्राफिकली हम देखते हैं। सपोज हमारे पास एक सिग्नल है xt और वो टाइम के डोमेन में है, ठीक है, और उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से है। तो हम अभी xt को किसके टर्म में देख रहे हैं? टाइम के टर्म में। फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में अगर हम इस सिग्नल को देखें, मींस अगर मैं टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर दूं, तो इस सिग्नल के अंदर कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मौजूद हैं, कितने कितने हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी कंटेंट है इस सिग्नल में, वो हमको पता चल जाएगा। जैसे आप लाइट के बारे में जानते हो कि लाइट के अंदर 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं, सबको पता है ये? Yes, sir. और उन डिफरेंट कलर्स की अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, बोलो। बट हमें Yes, sir. ऐसा नहीं दिखता है कि लाइट में 7 कलर्स हमें दिखता नहीं है। लाइट का हमें कोई कलर नहीं दिखता है, या हम उसको व्हाइट लाइट बोलते हैं, ठीक है, व्हाइट लाइट बोलते हैं। इस व्हाइट लाइट में 7 कलर मिक्स्ड होते हैं। बट अगर हम इसी लाइट को एक प्रिज्म से पास कर दें, अगर हम तो फिर पूरा कलर दिखेगा। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि व्हाइट लाइट में 7 कलर मिक्स्ड होते हैं बट हमें दिखते नहीं हैं। लेकिन अगर हम उसको किसी प्रिज्म से पास करें, सपोज हमने किसी लाइट रे को प्रिज्म से पास किया, तो उस प्रिज्म में क्या होता है कि प्रिज्म उस व्हाइट लाइट को 7 कलर में स्प्लिट कर देता है। जानते हो तुम लोग? हेलो? 7 कलर में स्प्लिट। यस सर। Yes, sir. तो 7 कलर में स्प्लिट क्यों कर देता है? क्योंकि ये जो व्हाइट लाइट्स हैं, इनमें जो भी 7 कलर्स हैं वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंज के हैं, जिनका वेवलेंथ डिफरेंट है, और डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से ये प्रिज्म उसको 7 कलर में स्प्लिट कर दे रहा है। तो खैर हम इस पे नहीं डिस्कशन करेंगे। तो अगर मुझे इस वाइट लाइट में कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स कंटेंट हैं, इस वाइट लाइट में कौन कौन से फ्रीक्वेंसी मौजूद हैं, इसको अगर हमें देखना है तो हमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? प्रिज्म बोलेंगे। और उस प्रिज्म से हम उस वाइट लाइट को पास कराएंगे, तो जितने भी 7 कलर्स हैं, जितने भी डिफरेंट कलर्स के इसमें लाइट्स हैं, वो हमें दिखाई देने लगेंगे। तो ये जो फ्रीक्वेंसी जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, फोरियर ट्रांसफॉर्म भी समझ लो कि एक प्रिज्म का कार्य कर रहा है। आए समझ में कि अगर हम किसी भी सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म कर दे रहे हैं, तो उस सिग्नल के अंदर कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंटेंट हैं, कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स मौजूद हैं, वो हमको पता चल जाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखा है कि टू डिटरमाइन फ्रीक्वेंसी कंटेंट इन सिग्नल वी रिक्वायर्ड दैट सिग्नल शुड बी इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। अगर हमें किसी सिग्नल में कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मौजूद हैं, इसको हमें देखना है, तो हमें उस सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्जन करना पड़ेगा। और बच्चों, तुम लोग को पढ़ाया गया था कि यहाँ जो 7 कलर्स का जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट बोलते हैं। Yes, sir. स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि किसी भी वेव में या किसी भी सिग्नल में कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंटेंट हैं, इनको शो करना क्या कहलाता है, या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंज को शो करना क्या कहलाता है? उस सिग्नल का स्पेक्ट्रम कहलाता है, ठीक है। जैसे हमने लाइट में जितने भी 7 कलर्स थे, उनकी फ्रीक्वेंसी हमने देख ली, तो हम इसको क्या कहेंगे? इस लाइट का स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो एग्जैक्टली वैसे ही अगर हम किसी भी सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्जन कर दें, तो हमें ये पता चल जाएगा कि उस सिग्नल के अंदर कौन कौन से फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट हैं,
मीन्स ओवरऑल हमें उस सिग्नल का स्पेक्ट्रम पता चल जाएगा। है समझ में? तो किसी भी सिग्नल का स्पेक्ट्रम जानने के लिए अब ये मत पूछना कि सर स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम का मतलब ही सीधे सीधे यही कि उस सिग्नल के अंदर कौन कौन से फ्रीक्वेंसी मौजूद हैं, इनको हमें देखना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस सिग्नल का स्पेक्ट्रम देखना पड़ेगा। तो किसी भी सिग्नल का स्पेक्ट्रम हमें देखना है, किसी भी सिग्नल का स्पेक्ट्रम हमें जानना है, तो हमें उस सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्जन करना पड़ेगा। आया समझ में? अब यहां से एक और डाउट एराइज होता है कि सर सारे फ्रीक्वेंसी हमको पता चल जाएंगे तो हमें क्या लाभ मिलेगा? भाई सिग्नल के अंदर कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंटेंट हैं, ये अगर हमको पता चल जाए तो सर इससे हमको क्या जानकारी प्राप्त होगी? तो वही अगला पॉइंट है कि वी कैन डिटरमाइन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट इन सिग्नल यूजिंग स्पेक्ट्रम ऑफ दैट सिग्नल। मीन्स अगर हमें किसी सिग्नल का स्पेक्ट्रम पता चल जाए, स्पेक्ट्रम अगर हम देख लें किसी सिग्नल का, तो हम ये बता सकते हैं कि उस सिग्नल में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट कौन है और लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट कौन है। जैसे तुम लाइट को 7 कलर में स्प्लिट कर दिया, ठीक, और इस 7 कलर का जो वो पूरा स्पेक्ट्रम है, उस स्पेक्ट्रम से तुम ये बता देते हो कि रेड कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे कम और वायलेट कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, ऐसा बोलते हो ना यस सर। यार? Yes, sir. क्या ये बोलते हो? अगर वेवलेंथ के टर्म में हम बात करें तो वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम और रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, है ना? रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा। तो ऐसा कब संभव हुआ? ऐसा कब संभव हुआ? जब तुमने प्रिज्म से लाइट को पास किया। जब लाइट को तुमने प्रिज्म से पास किया तभी तुम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी या हाईएस्ट वेवलेंथ या लोवेस्ट वेवलेंथ बता पा रहे हैं। मीन्स तुम्हारे पास जब तक लाइट का स्पेक्ट्रम नहीं होगा, तुम उस सिग्नल में तुम या उस लाइट में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है ये नहीं बता सकते हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी भी सिग्नल का स्पेक्ट्रम पता है तो हम उस सिग्नल के स्पेक्ट्रम से सिग्नल के हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट को हम बता सकते हैं। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब हाईएस्ट कंपोनेंट का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट और लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट पता चलने से हमें क्या चीज पता चल जाएगा? तो बच्चों सिग्नल की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो होती है बैंडविड्थ। आए समझ में? सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है सिग्नल की बैंडविड्थ और दूसरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है पावर। तो वो पावर को भी हम बाद में देखेंगे, फिलहाल अभी हम बैंडविड्थ पे चर्चा करते हैं, बैंडविड्थ पे डिस्कशन करते हैं। तो किसी भी सिग्नल का बैंडविड्थ सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि बैंडविड्थ हमको ये बताता है कि वो जिस भी सिग्नल के बैंडविड्थ की हम बात करते हैं वो सिग्नल कितने फ्रीक्वेंसी रेंज में ऑक्युपाइड है। तुम लोग बैंडविड्थ का नाम सुने हो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आरएलसी सीरीज रेजोनेंस सर्किट और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट का बैंडविड्थ डिराइव कराया जाता है। यस सर। तो वो जो बैंडविड्थ डिराइव कराया जाता है उसका यही सिग्निफिकेंस है कि वो आरएलसी सर्किट कितने रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को एडॉप्ट कर सकता है। अगर हम सीरीज आरएलसी की बात करें तो सीरीज आरएलसी का बैंडविड्थ हमको ये बताता है कि वो सीरीज आरएलसी सर्किट कितने रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट कर सकता है। जो भी उसका बैंडविड्थ होगा उस बैंडविड्थ के रेंज में जितने भी सिग्नल आएंगे उन सारे सिग्नल को वो आरएलसी सर्किट उसको क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। बात समझ में आई? यस सर। तो यहां देखो मैंने लिखा है कि रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इन विच सिग्नल इज ऑक्युपाइड इज नोन एज बैंडविड्थ ऑफ दैट सिग्नल। आया समझ में? बोलो भाई। यस सर। जैसे मैं एक Yes, sir. एग्जांपल तुमको देता हूँ, तुम लोग
रेडियो सुनते हो और रेडियो में एक एएम होता है, एएम रेडियो, ठीक है। एएम रेडियो का जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट चलो मैं अगर एग्जांपल देता हूँ 5 हर्ट्ज टू 1650 हर्ट्ज, इतने रेंज का, मतलब 500 हर्ट्ज से लेके 1650 हर्ट्ज के जितने भी सिग्नल होंगे वो सब एएम सिग्नल के कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो Yes, sir. बैंडविड्थ समझ में आ गया तुम लोगों को? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब सवाल ये है कि बैंडविड्थ को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो मैंने कहा कि बैंडविड्थ जो है वो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है जितने में सिग्नल क्या होता है, ऑक्युपाइड होता है, ठीक। तो भाई जब हम यहाँ पे रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो उस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी में एक लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट होगा और एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट होगा। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी का जो रेंज होगा वही क्या कहलाएगा, उस सिग्नल का बैंडविड्थ कहलाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो मैंने एक सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखा हुआ है, देख रहे हो यहाँ पे, देख रहे हो एफ, एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी एक्स एफ। तो अगर मैं बोलूँ कि ये जो सिग्नल है वो किस डोमेन में है बताओ, अगर टी होता तो टाइम डोमेन में होता, एफ है तो किस डोमेन में हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। Frequency. और इस सिग्नल का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आया है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ बच्चों ये सिग्नल का फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, तो देखो ये इसकी लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है, यही तो शुरू हुआ है, ये इसकी लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी और ये इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक। अब यही वाला रेंज हम कैलकुलेट कर लें तो हमें इस सिग्नल का क्या पता चल जाएगा, बैंडविड्थ पता चल जाएगा। ऐसा समझ में? तो ये रेंज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एफ एच माइनस एफ एल। एफ एच क्या है, हाईएस्ट कंपोनेंट फ्रीक्वेंसी है, या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट है, और एफ एल क्या है, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट है। बोलो। Yes, sir. तो जब Yes, तक sir. हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी नहीं होगा हम बैंडविड्थ को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। और हाईएस्ट और लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी हम तभी डिटरमाइन कर पाएंगे जब हमें सिग्नल का स्पेक्ट्रम पता होगा, और सिग्नल का स्पेक्ट्रम तभी पता होगा जब वो सिग्नल टाइम डोमेन में ना होके किस डोमेन में होगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में होगा। इसलिए बच्चों किसी भी सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज करना पड़ेगा। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म इन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। समझ में आई बात की नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है ये हमको समझ में आ गया कि इट इज अ टूल विच कन्वर्ट टाइम डोमेन सिग्नल इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल। और इस फोरियर ट्रांसफॉर्म का इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों इसको पढ़ते हैं, क्यों हम यूज करते हैं इसको, ये सारी बातें मैंने तुमको बता दी, ठीक है। बोलो। Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब तुमको फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे करना है ये तुमको नहीं सीखना है, चिंता मत करो, वो तुमको मैथमेटिक्स में सिखाया जाएगा। अभी तुम्हारे कोर्स में नहीं है फोरियर ट्रांसफॉर्म, बट लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसी भी सिग्नल का हम कैसे करते हैं ये तुमको सिखाया जाएगा, टेंशन मत लो। तुम ये समझ लो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म बिल्कुल फोरियर ट्रांसफॉर्म जैसा होता है। मतलब अगर किसी सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म करने आ रहा है तुमको, तो कहीं ना कहीं तुम उस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो। तो तुमको कैसे करना है ये तुमको गणित के टीचर सिखाएंगे, है ना, मैं नहीं सिखाऊंगा। मैं तो सिर्फ इसका इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि कैसे हम कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में इसका यूज करेंगे, इसका एप्लीकेशन करेंगे, है ना। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, हमारे sir. पूरे अभ्यास के लिए यहाँ पे देखो मैंने बहुत सारे सिग्नल्स बनाए हैं, और इन सिग्नल्स का हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी निकालना है।
और उसकी मदद से हम उस सिग्नल का क्या कैलकुलेट करेंगे, बैंडविड्थ कैलकुलेट करेंगे। तो सब बच्चे बताएंगे कि यहाँ देखो मैंने एक सिग्नल बनाया हुआ है और ये सिग्नल इम्पल्स सिग्नल का मिक्सिंग है, कई सारे इम्पल्स सिग्नल को हमने मिक्स्ड करके बनाया है। इम्पल्स सिग्नल पढ़ाया था ना मैंने, जब टाइप्स ऑफ सिग्नल पढ़ा रहा था तो उसमें कुछ स्टैंडर्ड Yes, sir. आया था, तो उसमें ये देखो कई सारे इम्पल्स सिग्नल है। मीन्स ये ऐसा सिग्नल है जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में है और इसके अंदर कई सारे फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट है, जैसे 3 हर्ट्ज का एक कंपोनेंट है, 5 हर्ट्ज का एक कंपोनेंट है, 7 हर्ट्ज का एक कंपोनेंट है ना? बोलो। तो मैं अगर पूछूं बच्चों कि बताइए इस सिग्नल के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो बताइए सब लोग, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होगा? अरे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होगा इस सिग्नल का? 7 hertz. 7 हर्ट्ज। 7 hertz. गुड, 7 हर्ट्ज भाई, दिख रहा है ना 7 हर्ट्ज। लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तो सब बच्चों को दिख रहा है 3 हर्ट्ज। अगर हम बात करें इसके बैंडविड्थ की तो सब बच्चे जानते हैं कि बैंडविड्थ इज द डिफरेंस बिटवीन FH एंड FL, तो दैट्स व्हाई बैंडविड्थ इज 2 हर्ट्ज। समझ में आया? हेलो हेलो। Yes, Yes, sir. sir. देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तुमको अब तक सिग्नल क्या होता है, सिग्नल का ऑपरेशन, ये अगर थोड़ा बहुत अगर नहीं समझ में आया तो चलेगा, लेकिन आज वाला अगर नहीं आया तो एकदम नहीं चलेगा। फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने से क्या हमको फायदा मिलता है, क्या हमको लाभ मिलता है, और कैसे हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल रिप्रेजेंट है, तो बहुत सारे उस सिग्नल का कैरेक्टरिस्टिक हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, ये हमको करने आना चाहिए। अदरवाइज तुमको कम्युनिकेशन बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए जरा सा डाउट होगा तुरंत टोकना। चलो सब लोग बताएंगे। इसका माइक है, बात कर रहा है अभिषेक वर्मा, अभिषेक विश्वकर्मा। माइक ऑफ करो। पूछना है कुछ तुमको? सर इसको रिपीट कर दीजिए सर, हाँ? क्वेश्चन को। इसको सर इस क्वेश्चन को रिपीट। यस सर। ओके। मैंने कहा कि इस सिग्नल के लिए हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, ये हमको कैलकुलेट करना है, क्योंकि इस सिग्नल में बहुत सारे फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और ये सिग्नल किस में प्रेजेंट है, किस में रिप्रेजेंट है? टाइम डोमेन में है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में है? The frequency domain में. फ्रीक्वेंसी को। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में प्रेजेंट है। हमने किसी भी टाइम डोमेन सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंटेशन किया तो ऐसा आ गया, और जब ऐसा आ गया तो हमको हाईएस्ट और लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी इसमें ढूंढना है। तो इस एक्सिस पे क्या होता है भाई, सबसे इधर वाला हाईएस्ट होता है। तो देखो ना, ये 3, 5, 7 में सबसे हाईएस्ट कौन है? 7 है, और फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में लेना है। तो FH की वैल्यू क्या है? 7। लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है इसमें? 3 है, तो FL की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक। अब मैं पूछूं कि बताओ इस सिग्नल का बैंडविड्थ क्या होगा, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि बैंडविड्थ इज द डिफरेंस बिटवीन FH एंड FL, रेंज बिटवीन FH एंड FL। तो इफ वी हैव टू कैलकुलेट बैंडविड्थ देन वी डिफरेंस बिटवीन, वी परफॉर्म डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है? यस सर। यस। चलो इस ये वाले अब दूसरा एग्जांपल करते हैं, दूसरा करते हैं। दूसरे वाले में बताओ FH की वैल्यू क्या है? FH बताओ क्या है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 5 हाईएस्ट। kilohertz. हाँ, सिग्नल ऐसे स्टार्ट हुआ है और यहाँ आके ख़त्म हुआ है। तो इस सिग्नल का जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 5 किलो हर्ट्ज है। लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कोई बताएगा मुझे क्या है? लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी देखो ये है, 0 हर्ट्ज है, सॉरी 0 किलो हर्ट्ज या हर्ट्ज कुछ भी बोल सकते हो, 0 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मैं पूछूं बताओ बच्चों बैंडविड्थ क्या होगा, तो FH माइनस FL कितना हो जाएगा? 5 किलो हर्ट्ज। समझ में आया?
तो देखो इस सिग्नल, ये सिग्नल थोड़ा स्पेशल टाइप का सिग्नल है। क्यों स्पेशल टाइप का सिग्नल है? क्योंकि इसका जो बैंडविड्थ है इसके हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के बराबर है। देख रहे हो, इस सिग्नल का बैंडविड्थ इसके हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के बराबर आया। भाई देखो ना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 5 किलोहर्ट्ज है और बैंडविड्थ भी कितना है, 5 किलोहर्ट्ज है। ठीक, तो बैंडविड्थ और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, दोनों सेम है। बाद में इस सिग्नल को हम बेस बैंड सिग्नल के नाम से जानेंगे। ठीक है, और ऐसा तभी होगा बच्चों जब FL की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ऐसे सिग्नल जिसका लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी 0 हो उस सिग्नल को हम क्या बोलते हैं, बेस बैंड सिग्नल बोलते हैं। ठीक है, आगे इसको हम लोग बेस बैंड सिग्नल के नाम से जानेंगे। तो अभी आप टेंशन मत लो, ऐसे बस दिमाग में मेरे आ गया तो बोल दिया मैंने। यहाँ पे देखो थर्ड वाले एग्जांपल में, देखो तीसरे एग्जांपल में सब लोग बताएंगे FH की वैल्यू, FH की वैल्यू 2 किलोहर्ट्ज, 2 किलोहर्ट्ज, FL की वैल्यू 0, तो बैंडविड्थ क्या आ जाएगा, 2 किलोहर्ट्ज। और यहाँ जो देखो बैंडविड्थ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के इक्वल आया, इसलिए इस सिग्नल का भी नाम क्या होगा, बैंड पास सिग्नल। तो ये भी सिग्नल जो है बैंड पास सिग्नल का, सॉरी बेस बैंड सिग्नल का, बैंड पास नहीं सॉरी, बेस बैंड सिग्नल का एक एग्जांपल है। ठीक है, बेस बैंड सिग्नल। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. तो हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कैसे करना है ये हमको नहीं सीखना है, हमको ऑलरेडी दिया रहेगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करके। कुछ का हम सीखेंगे, कुछ सिग्नल का हम सीखेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे चेंज करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। बट हमें अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में दिया हुआ है कोई भी सिग्नल, तो हमें उस सिग्नल से, फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ, ये तीनों चीज कैलकुलेट करने आना चाहिए। क्योंकि बच्चों बैंडविड्थ किसी भी सिग्नल का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इसलिए बैंडविड्थ कैलकुलेट करने आना चाहिए। और वो तभी होगा जब स्पेक्ट्रम हमारे पास होगा। ठीक है, चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर हमें किसी सिग्नल का स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। सपोज हमारे पास कोई XT सिग्नल है, उस XT सिग्नल का हमें स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, बताओ। हेलो, क्वेश्चन किसी भी सिग्नल का अगर हमें स्पेक्ट्रम देखना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर वो सिग्नल टाइम डोमेन में है तो। Sir, Fourier transform में सर उसको फ्रीक्वेंसी टाइम डोमेन में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, फ्रीक्वेंसी टाइम डोमेन नहीं गधे, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना होगा। यस सर, यस। टाइम डोमेन क्या होता है, अबे एक ही डोमेन होगा ना, या तो फ्रीक्वेंसी होगा या तो टाइम होगा। तो हमें उस सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि फोरियर ट्रांसफॉर्म से होगा। ठीक है, Yes, sir. अब हमें कुछ सिग्नल के, कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल के फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें याद होने चाहिए। कैसे आया इसकी आपको चिंता नहीं करनी है, बट क्या आता है ये आपको याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहला यहाँ देखो मैंने लिखा है डेल्टा टी। इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, इम्पल्स फंक्शन या डेल्टा फंक्शन। इम्पल्स फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म बच्चों क्या होता है, 1। ठीक है, इम्पल्स सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1। ठीक, और 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म, कहीं भी आपको 1 लिखा हुआ है तो उस 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म डेल्टा एफ होता है। मतलब ये भी क्या है, इम्पल्स फंक्शन है। बताओ इसमें और इसमें, भाई ये भी इम्पल्स फंक्शन और ये भी इम्पल्स फंक्शन, दोनों में फर्क क्या है, दोनों डेल्टा फंक्शन में, दोनों इम्पल्स फंक्शन में डिफरेंस क्या है बताओ भाई। ये भी इसमें है और इसमें हाँ, ये वाला जो डेल्टा फंक्शन है ये टाइम डोमेन में है, और ये वाला डेल्टा फंक्शन किस में है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में है। तो देख रहे हो, इसको याद करना बहुत आसान है। डेल्टा टी है तो 1, और 1 का है तो डेल्टा एफ।
है समझ में? अगर हम इसको ग्राफ पे बनाएं, डेल्टा एफ को ग्राफ पे बनाएं, तो ये फ्रीक्वेंसी का एक्सिस और ये एक्सिस एक्सेप का, और सब बच्चों को मालूम है डेल्टा फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, इम्पल्स फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है? तो वो यहाँ पे बनता है। अरे तुमको बताया नहीं था, अगर मुझे इम्पल्स फंक्शन लिखना है तो क्या आएगा बताओ? 0 होगा जब f इज नॉट इक्वल टू 0, और f इक्वल टू 0 पे क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। भूल गए क्या? मैं डेल्टा t से बताया था, मैं एक बार तुमको दिखा यस सर। अगर आप लोग Yes, sir. हो तो मैं तुमको दिखा देता हूँ। ये रहा, ये देखो, ये डेल्टा फंक्शन रहा, ठीक है? तो जो हमने डेल्टा फंक्शन पढ़ा था वो टाइम डोमेन का था, ठीक है? अब वही डेल्टा फंक्शन हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखना है। तो कुछ करना नहीं है, जहां जहां टी आ रहा है उस टी को तुम एफ से रिप्लेस कर दो। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। तो ये इम्पल्स फंक्शन का टाइम डोमेन का फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्जन हमने कर दिया। सॉरी, हमने एक्स टी इक्वल टू 1 है, एक्स टी इक्वल टू 1 है, और इसका हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म किया तो हमें क्या ऑब्टेन हुआ? डेल्टा फंक्शन ऑब्टेन हुआ, ठीक है? यस सर। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट सीखना है हमको, ठीक है? बहुत बड़ा ये टॉपिक है फोरियर ट्रांसफॉर्म, लेकिन मैं पूरा फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं सिर्फ फोरियर ट्रांसफॉर्म के उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ जो हमारे कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, ठीक है? तो उन्हीं इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से जो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड है वो है फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट इन फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है? कैसे फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट हम फोरियर ट्रांसफॉर्म में यूज करते हैं। तो क्या होता है बच्चों फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट, उसको जरा हम सीखते हैं कि अगर कोई सिग्नल xt है, उस सिग्नल का हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म किया, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म करने के बाद वो सिग्नल फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, ठीक? अगर इस xt के साथ ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, e टू द पावर j 2 पाई एफ नॉट टी, ध्यान से देखना, e टू द पावर j 2 पाई एफ नॉट टी, यहाँ मैं बताना चाहूँगा आपको j क्या है, √-1 है, जिसको आप आयोटा बोलते हो, आई बोलते हो, है समझ में? बोलो। यस सर। तो ध्यान से इसको, इस फंक्शन को, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और यहाँ जो चीज है उसको ध्यान से देखना, j 2 पाई एफ नॉट टी। अगर इस तरीके का कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन xt के साथ मल्टीप्लिकेशन है, और फिर इस पूरे ओवरऑल फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमसे बोल रहा है करने के लिए, तो हम बड़े इजीली तरीके से कर सकते हैं इस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म, अगर हमें xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है। तो सपोज xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म xf है, तो बच्चों अगर उसमें e टू द पावर j 2 पाई एफ नॉट टी का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये पूरे फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा x f, भाई xt था तो xf था, लेकिन इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसके फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्टिंग हो जाएगी, जो भी फोरियर ट्रांसफॉर्म के बाद सिग्नल आएगा उसमें शिफ्टिंग हो जाएगी, कितने से, यहाँ जो फैक्टर मौजूद है एफ नॉट, मीन्स ये हो जाएगा बच्चों एफ माइनस एफ नॉट, ठीक है? मीन्स अगर मुझे xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है, मीन्स मुझे एक्सेप्ट पता है, उसी एक्सेप्ट का हम फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग कर देंगे एफ नॉट से, तो इस पूरे ओवरऑल फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म पता चल जाएगा। अभी आपको परेशान होने का जरूरत नहीं है, अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। तो थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया आपको? बोलो। यस सर। Yes, sir. एक चीज का बस ध्यान रखना है कि अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा शिफ्टिंग में, और अगर माइनस है तो यहाँ प्लस में शिफ्टिंग होगी, ठीक है? तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ। अगर प्लस है तो माइनस,
और माइनस है तो प्लस, उल्टा होता है। ठीक है, समझ में आया? अब इस कॉन्सेप्ट को एग्जांपल से समझते हैं। हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि डिटरमाइन द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर j 2 पाई f नॉट t। ठीक, तो हाउ टू डिटरमाइन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, डेल्टा f होता है। बोलो, अरे भाई थोड़ी देर पहले बताया था 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब एक काम करो, क्या तुम इस फंक्शन को e टू द पावर j 2 पाई f नॉट t इंटू 1 लिख सकते हो? बोलो। यस सर। तो अगर मैं इस 1 में e टू द पावर j 2 पाई f नॉट t इंटू 1 कर दूं तो क्या यही फंक्शन आएगा? तो बताओ बच्चों, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? अभी हमने देखा कि 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म डेल्टा f होता है, लेकिन इस 1 में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इस वाले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मल्टीप्लाई हो गया। और फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि अगर इस तरह के एक्सपोनेंशियल फंक्शन का किसी फंक्शन में मल्टीप्लाई होता है तो उसका जो ओवरऑल फोरियर ट्रांसफॉर्म आता है वो शिफ्टिंग के साथ आता है, फ्रीक्वेंसी में शिफ्टिंग के साथ आता है। तो पहले डेल्टा एफ था, अब डेल्टा एफ अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और कितने से होगा? एफ नॉट से हो जाएगा। बोलो, समझ में आया कि नहीं? यस सर। अगर हम इसको ग्राफ से समझें तो ग्राफ से जरा समझते हैं। अगर हमारे पास ये था, ये था फ्रीक्वेंसी और ये एक्सएफ है, तो एक्सएफ को बनाते हैं यहाँ पे। तो एक्सएफ क्या है? डेल्टा एफ है। तो डेल्टा एफ सब लोग जानते हो, ऐसे होता है। ठीक है, ये डेल्टा एफ हमने बना दिया। अगर मुझे इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म करना है तो क्या होगा? कुछ करना नहीं है, आपको बस इसका फ्रीक्वेंसी में शिफ्टिंग कर देना है। हमें इस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म करना है तो क्या हो जाएगा? एफ नॉट से शिफ्टिंग हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे टाइम शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट याद होगा तुमको, शिफ्टिंग ऑपरेशन बताया था, टाइम शिफ्टिंग। यस सर। तो वही टाइम शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट अब फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट में चेंज हो गया। तो मैंने बताया था कि माइनस अगर होता है तो किधर शिफ्ट होता है भाई? t माइनस 2 t प्लस 2 मैंने ड्रॉ करवाया था, याद होगा तुमको? यस। यस सर। एक बार मैं दिखाता हूं तुमको। कहाँ गया? ये था। तो देखो मैंने सिखाया, यहाँ से जो फाइनल रिजल्ट आया था हमारे पास, फाइनल कंक्लूजन आया था, मैंने बताया था t माइनस ए है तो सिग्नल किधर शिफ्ट होगा? राइट में शिफ्ट होगा। तो यहाँ f माइनस एफ नॉट है, तो जो डेल्टा f होगा वो क्या हो जाएगा? एफ नॉट से शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स राइट, मीन्स यहाँ पे आ जाएगा ये इम्पल्स फंक्शन। ये जो इम्पल्स फंक्शन था वो यहाँ पे आ जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ नॉट हो जाएगी। भाई पहले f इक्वल टू 0 पे था, अब कहाँ आ जाएगा? f इक्वल टू एफ नॉट पे आ जाएगा। ये 0 एफ नॉट से शिफ्ट हो जाएगा, और किधर शिफ्ट होगा? राइट में शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। आए समझ में? तो ये जो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिया है, ये जो मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा है टाइम डोमेन में, उसका हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म किया, तो उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये आ गया। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर ए का सलूशन हमने कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी के सलूशन में। क्वेश्चन नंबर बी में क्या बोल रहा है भाई? e टू दी पावर माइनस j 2 पाई एफ नॉट t, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें लिखना है। ठीक है, तो अभी हमने देखा 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म डेल्टा f, तो इस 1 में इस फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो गया है माइनस j 2 पाई एफ नॉट टी मल्टीप्लाइड बाई 1,
तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, फ्रीक्वेंसी में शिफ्टिंग हो जाएगी, एफ प्लस एफ नॉट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया है। ठीक है, Yes, sir. तो अगर डेल्टा एफ की वैल्यू ये है तो डेल्टा एफ प्लस एफ नॉट क्या होगा, तो उसको बना लेते हैं। ये है एफ और डेल्टा एफ प्लस एफ नॉट क्या होगा, तो ध्यान से देखो यहाँ पे प्लस आ गया। और मैंने बताया था कि जब जब टाइम शिफ्टिंग तुमको पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि प्लस आता है तो किधर शिफ्ट हो जाता है, लेफ्ट में। ठीक है, कितने से शिफ्ट हो जाएगा, तो जितने से यहाँ पे एडिशन हुआ रहेगा। तो कितने से एडिशन हुआ है, एफ नॉट से, तो हमें इस सिग्नल को लेफ्ट में शिफ्ट कर देना है एफ नॉट से, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और जीरो जब लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो माइनस एफ नॉट पे आ जाएगा। ठीक है, अरे समझ में आया कि नहीं भाई? Yes, sir. यस सर। मेरे ख्याल से इन दोनों फंक्शन में कोई किसी को इनका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई भी डाउट है तो बताओ बेहिचक। सर सेकंड वाला एक बार और बता दीजिएगा। ये तुमको समझ में आया, पहला वाला सर समझ उसमें में आया? सर यस सर। तो दूसरे में क्या डाउट है? कुछ करना नहीं है, पहले वाले में यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया था, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। जब माइनस होता है तो शिफ्टिंग सिग्नल का किधर होता है, राइट साइड में, Right side. और प्लस होता है तो सिग्नल का शिफ्टिंग किधर होता है, लेफ्ट साइड में। है समझ में? ठीक यस Yes, sir. तुम लोग अगर तुम लोग सिग्नल का ऑपरेशन करना नहीं सीखे होते तो ये चीज समझ में आता तुमको? नहीं आता समझ में। नो Yes, sir. और आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अगर तुमको नहीं समझ में आएगा तो इसके आगे जितनी भी चीजें आएंगी वो तुमको एकदम नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, अब निकालते हैं हम इसका ए नॉट कॉस 2 पाई एफ नॉट टी का, बहुत महत्वपूर्ण है इसका, है ना, क्योंकि इसी सिग्नल को लेके मैं तुमको मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन टेक्निक समझाऊंगा। तो सब लोग इसको ध्यान से देखें कैसे इसका हम फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी कर रखा है। एक मिनट, चलो भाई, तो अब हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म करना है एक्स टी इक्वल टू ए नॉट कॉस 2 पाई एफ नॉट टी की। किसी के दिमाग में कोई आइडिया है कि कैसे हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे? एक तो मैंने फार्मूला तुमको बताया, तुम्हारे पास एक फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला होगा, उस फार्मूले की मदद से हम किसी भी सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे। बट अभी मैंने तुमको एक कॉन्सेप्ट बताया, फ्रीक्वेंसी डोमेन शिफ्टिंग, उस कॉन्सेप्ट की मदद से तुम इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हो। विदाउट यूज ऑफ एनी फार्मूला यू कैन डिटरमाइन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए नॉट कॉस 2 पाई एफ नॉट टी। तो क्या तुम बताओगे कैसे होगा? कोई तुम्हारे दिमाग में आइडिया है? अब तक के लेक्चर में जिस भी सिग्नल का मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्म किया उनकी मदद से इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कर सकते हो? बोलो, मैंने तुमको फोरियर ट्रांसफॉर्म किसका सिखाया? मैंने तुमको सिखाया 1 का, याद कर लो, 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म डेल्टा एफ होता है। फिर इसकी मदद से फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट की मदद से, शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट की मदद से इस फंक्शन और इस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म सिखाया। तो इन दोनों तीनों की मदद से क्या तुम्हें इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने का कोई आइडिया तुम्हारे दिमाग में चल रहा है? सोचेंगे सब लोग 2-4-5 मिनट, तब तक मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूं। हमने 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म सीखा, डेल्टा एफ, e टू द पावर जे 2 पाई एफ नॉट टी का और e टू द पावर माइनस जे 2 पाई एफ नॉट टी का हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म सीखा है। इन तीनों की मदद से अगर इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म पूछ रहा है तो अब अगर हमें इनकी मदद लेनी है तो सबसे पहले हमें इस सिग्नल को इन फंक्शन के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ हम मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर। फोरियर ट्रांसफॉर्म तो पढ़ ही रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर।
कॉम्प्लेक्स नंबर में तुमको सिखाया गया होगा e टू द पावर j थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस j साइन थीटा। बोलो। यस सर। Yes, sir. e टू द पावर माइनस जे थीटा क्या होगा, जहां जहां थीटा है वहां माइनस थीटा कर दो, तो ये कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन माइनस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा। बोलो, लिख सकते हो? Yes, sir. Yes, sir. इनको ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो इधर हो जाएगा e टू द पावर जे थीटा प्लस e टू द पावर माइनस जे थीटा, ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा और ये गायब हो जाएगा। तो यहाँ से बताओ कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, e टू द पावर जे थीटा प्लस e टू द पावर माइनस जे थीटा डिवाइडेड बाई 2। बोलो। Yes, sir. Yes. तो इस फंक्शन की मदद से पहले इसको इस फॉर्मूले को कॉपी करते हैं। इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग इस फंक्शन को, ये जो गिवन फंक्शन है जिसका हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, इसको हम लिख सकते हैं ए नॉट। बोलो, अंदर क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, e टू दी पावर जे, भाई थीटा था तो थीटा लिखते थे, अब थीटा की जगह क्या है देखो 2 पाई एफ नॉट टी है, तो 2 पाई एफ नॉट टी प्लस e टू दी पावर माइनस जे 2 पाई एफ नॉट टी डिवाइडेड बाई 2। क्या हम लिख सकते हैं? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब 2 को बाहर निकाल लो, तो ये ए नॉट बाई 2 हो गया और ये हो गया e टू दी पावर जे 2 पाई एफ नॉट टी प्लस e टू दी पावर माइनस जे 2 पाई एफ नॉट टी। बोलो, किसी को कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। No, sir. Yes, sir. अब अगर हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म करें, अगर हम इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म करें तो ये एक्सएफ में चेंज हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए नॉट बाई 2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर निकल आएगा। और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अभी हमने देखा है डेल्टा एफ माइनस एफ नॉट। अरे अभी तो किया है, क्वेश्चन नंबर ए जो है वो यही फंक्शन है ना, Yes, sir. और क्वेश्चन नंबर बी ये वाला फंक्शन है, तो प्लस इसका हो जाएगा डेल्टा एफ प्लस एफ नॉट। ये लो हो गया। अरे समझ में आया कि नहीं भाई? Yes, sir. Yes, sir. अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए नॉट बाई 2 डेल्टा एफ माइनस एफ नॉट प्लस ए नॉट बाई 2 डेल्टा एफ प्लस एफ नॉट। अगर मुझे इसको ड्रॉ करना है ग्राफ पेपर पे, तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे तो सब लोग देखेंगे। यहाँ पे ये हो गया फ्रीक्वेंसी का एक्सिस और ये एक्सेप्ट का एक्सिस। इधर हमें बनाना है फ्रीक्वेंसी, इधर बनाना है एक्सेप्ट। और ध्यान से देखो ये कौन सा फंक्शन है बताओ, इम्पल्स फंक्शन है, और ये इम्पल्स फंक्शन शिफ्टेड है। और किधर की तरफ शिफ्टेड है बताओ, सब लोग बताओ किधर शिफ्टेड है? Right side. राइट साइड सर। राइट साइड में शिफ्टेड है। तो राइट साइड में शिफ्टेड है तो यहाँ पे आ जाएगा ये हो जाएगा ऐसे, और ये वाली वैल्यू क्या होगी, एफ नॉट होगी। और इस डेल्टा फंक्शन की वैल्यू देखो क्या है, ए नॉट बाई 2 है, तो ये हो जाएगा ए नॉट बाई 2। ऐसे हम लिखेंगे डेल्टा फंक्शन को, है ना। यहाँ भी मैं लिख नहीं रहा था, यहाँ हमें क्या लिखना पड़ेगा भाई, कुछ नहीं है तो 1। यहाँ पे देखो अगर मुझे इस डेल्टा फंक्शन को लिखना है डेल्टा एफ माइनस एफ नॉट, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। देखो इंटू क्या है, Yes, sir. यहाँ पे सर। बट यहाँ पे ए नॉट बाई 2 है तो इसलिए ए नॉट बाई 2 लिखेंगे। ये क्या है, ये भी शिफ्टेड डेल्टा फंक्शन है, शिफ्टेड इम्पल्स फंक्शन है। और किधर की तरफ शिफ्टेड है, लेफ्ट की तरफ शिफ्टेड है। अरे यही तो है। Yes, sir. वैल्यू क्या है, ए नॉट बाई 2 और ये माइनस एफ नॉट होगा।
तो ये एक्स टी इक्वल टू ए नॉट कॉस 2 पाई एफ नॉट टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और ये उसका ग्राफ आ गया। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. तो ये अगर हम कहें कि बताओ बच्चों इसका स्पेक्ट्रम क्या होगा, ए नॉट कॉस 2 पाई एफ नॉट टी का स्पेक्ट्रम क्या होगा, ये लो, ये होगा स्पेक्ट्रम इसका, बता दिया मैंने स्पेक्ट्रम इसका। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes. तो हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म करने आ गया, कुछ सबका नहीं, लेकिन जो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड है या कुछ स्पेशल टाइप के जो फंक्शन है उनका फोरियर ट्रांसफॉर्म करने हमने सीख लिया है। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है आगे के लेक्चर्स को समझने के लिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने अलग अलग करके बताया, पहले इसका फिर इसका, फिर मैंने मिक्स करके एक क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, आया समझ में? यस सर, यस सर। अब इधर सुनो, अब यहाँ पे एक टॉपिक और, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते हैं इसको। सपोज हमारे पास कोई सिग्नल एमटी है, इस एमटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एमएफ दिया हुआ है। ठीक है, एमटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या दिया हुआ है, एमएफ दिया हुआ है, और क्वेश्चन में पूछे कि एमटी कॉस 2 पाई एफ सी टी, बल्कि यहाँ एफ नॉट लिख दो, एफ नॉट टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो ये कैसे करोगे? हमें ये चीज़ पता है, ये चीज़ नोन है, एमएफ की वैल्यू पता है, ये हमको नोन है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये हमको नोन है। तो बोल रहा है कि एम टी कॉस 2 पाई एफ नॉट टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो कैसे करोगे? तो ध्यान से देखते हैं कैसे करना है इसको। सबसे पहले हम इस कॉस 2 पाई एफ नॉट टी को e टू द पावर j 2 पाई एफ नॉट टी प्लस e टू द पावर माइनस j 2 पाई एफ नॉट टी बाई 2 लिख सकते हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं है? बोलो। Yes, sir. फिर हमने क्या किया कि इस एमटी का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। बोलो भाई, ये स्टेप समझ में आया? Yes, sir. 2 को बाहर निकाल लिया। अभी हमने देखा कि एमटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एमएफ है, तो सब बच्चे बताएंगे कि ये जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो अभी हमने एक फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसमें बताया मैंने कि इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का किसी भी फंक्शन में मल्टीप्लाई होके फोरियर ट्रांसफॉर्म पूछे तो हमें क्या करना है, उस फंक्शन का जो भी फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा उसकी फ्रीक्वेंसी में शिफ्टिंग कर देनी है। तो एमटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या था, एमएफ था, लेकिन अब शिफ्ट होके आएगा क्योंकि इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, और कितने से शिफ्ट होगा, एफ नॉट से शिफ्ट होगा, और यहाँ प्लस है तो माइनस से शिफ्टिंग होगी। बोलो, ये समझ में आया? Yes, sir. ये एफ नॉट है और ये भी एफ नॉट है। दूसरा वाला क्या आएगा भाई, प्लस प्लस एम, ये भी शिफ्टेड होगा, और ये किधर शिफ्ट होगा, और ये माइनस है तो प्लस में शिफ्ट होगा, एफ प्लस एफ नॉट। ठीक है, और यहाँ 1/2 तो छोड़ ही दिया मैंने, तो ऐसे ब्रैकेट लगा के, इसको पहले थोड़ा इधर करते हैं, ये ब्रैकेट लगा के, और ब्रैकेट के बाहर क्या हो जाएगा, 1/2। बोलो समझ में आया कि नहीं? अरे आया समझ में कि नहीं? जितना भी Yes, आज sir. मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन बता रहा हूँ सब आगे के लेक्चर्स में आएंगे, और वहाँ जिन्होंने आज का लेक्चर मिस किया तो वहाँ कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें इस आज के लेक्चर में मैंने लिखी हैं, पढ़ाई हैं, वो सब आने वाला है। तो सोच लो कितना ही महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, ये जो मैंने यहाँ पे करके तुमको दिखाया, उसको जरा एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमने एक एम्प्टी सिग्नल ले लिया जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, एमएफ है, और एमएफ ऐसे आ रहा है। ठीक है, हमको एमटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एमएफ, ये मैंने कहा है कि ये हमको पता होगा, तो देखो ये पता है।
ठीक है ना, एक ट्रायंगुलर पल्स है, इधर है W, इधर माइनस W है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है। आया समझ में? हमें क्वेश्चन Yes, sir. है कि फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ MT cos 2 पाई f0t। ठीक है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमसे पूछ रहा है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, बताओ इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? तो 1/2 m f माइनस एफ नॉट प्लस m f प्लस एफ नॉट, यही तो होगा। Yes, sir. अब हमें इस पूरे को स्केच करना है ग्राफ पे, ग्राफ पेपर पे बनाना है, क्योंकि हमको एम एफ पता है। तो कैसे बनाएंगे तो सब लोग देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम लेंगे एफ एक्सिस और इधर हम बनाएंगे इस पूरे फंक्शन को, ये एफ एक्सिस है। तो ध्यान से देखो, एम एफ ये है, दिख रहा है एम एफ। तो एम एफ माइनस एफ नॉट कैसे बनाओगे? सबसे पहले तो मुझे बताओ ये शिफ्टिंग किधर होगा? भाई ये वाला जो फंक्शन तुमको बनाना है वो एम एफ से ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ माइनस एफ नॉट लगा है। और क्या करना पड़ेगा? हमें इस एम एफ में शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, टाइम फ्रीक्वेंसी एक्सिस पे शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। तो ये जो शिफ्टिंग होगा वो बताओ किधर होगा? एम एफ का शिफ्टिंग किधर होगा, राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में? बताओ, बोलो। हेलो, अबे क्या होगा भाई, राइट साइड में होगा कि लेफ्ट साइड में शिफ्टिंग होगा? एम एफ ये था, एम एफ माइनस एफ नॉट बनाना है तो क्या होगा? ये शिफ्ट होगा किधर? Right side. राइट राइट साइड Right side. ये राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। बोलो। तो जब राइट sir. साइड में शिफ्ट होगा, जब राइट साइड में शिफ्ट होगा तो ये जो जीरो वाला है वो कहाँ चला जाएगा? एफ नॉट पे। अबे ये मैं कर चुका हूँ, ये तुम लोग को बता चुका हूँ, बस एफ की जगह मैं टी यूज कर रहा था, यहाँ पे टी नॉट था। एक एग्जांपल करवाया था मैंने तुमको। Yes, sir. Yes, sir. मतलब जीरो से हो गया एफ नॉट, मतलब जीरो वाला, जीरो में एफ नॉट ऐड हो गया है। तो जितने भी यहाँ फ्रीक्वेंसी हैं, जैसे डब्लू है तो डब्लू में भी क्या हो जाएगा? एफ नॉट ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस डब्लू प्लस एफ नॉट हो जाएगा। बोलो। और इसका जो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 1/2। तो ये जो 1 है ये 1/2 हो जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. अब अभी तो हमने ये वाला बनाया, अभी हमने ये वाला बनाया, अब हमको इसको बनाना है। तो इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो ध्यान से देखो, ये भी शिफ्टेड फंक्शन है एम का। और किधर शिफ्टेड है? चूंकि प्लस है इसलिए लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। Yes, sir. तो ये एम एफ था, एम एफ का लेफ्ट साइड में शिफ्टिंग करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यूज हमें लिखनी है। तो बताओ वैल्यूज क्या क्या होगी? ये जीरो वाला क्या हो जाएगा? माइनस एफ नॉट पे हो जाएगा। अरे भाई एफ नॉट से शिफ्टिंग हो रही है ना। Yes, sir. ये जो डब्लू है वो डब्लू क्या होगा? डब्लू माइनस एफ नॉट, डब्लू माइनस एफ नॉट, और ये माइनस डब्लू वाला माइनस डब्लू माइनस एफ नॉट। ये चीज़ मैं बता चुका हूँ तुम लोग को, Yes, sir. कोई पता है? और ये मैग्नीट्यूड 1/2 हो जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बेहिचक पूछ लो। एग्जैक्ट यही चीज मैं तुमको बता चुका हूं टाइम डोमेन में। मैं एक बार दिखाता हूं तुमको। जब मैंने टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन बताया था तो उसमें ये बताया था, देखो यही ये एग्जांपल लिया था, देख लो, देख रहे हो? अरे दिख रहा है भाई। Yes, sir. यस सर। Sir. एग्जैक्ट यही चीज है यहाँ भी, बस यहाँ हम सिग्नल को टाइम डोमेन में लेके चल रहे थे, अब हम सिग्नल को डील कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में। पूरा कॉन्सेप्ट वही है। तो अब यहाँ तुम देख रहे हो कि जो मैंने सिग्नल का ऑपरेशन बताया वो कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंस रखता है तुम्हारे लिए। बोलो। Yes, sir. अब जब मैं कल लेक्चर लूंगा तब तुमको समझ में आएगा फोरियर ट्रांसफॉर्म का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो सब लोग पहले इसमें बताएं कि इस सिग्नल का, यहाँ जो मैंने सिग्नल बनाया है
उस सिग्नल का लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, बताओ। इधर देखो, ये जितने भी फ्रीक्वेंसी इधर होंगे, ये जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन सा फ्रीक्वेंसी होगा, निगेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। बोलो, निगेटिव फ्रीक्वेंसी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, नो सिग्निफिकेंस ऑफ निगेटिव फ्रीक्वेंसी। अरे भाई, निगेटिव फ्रीक्वेंसी होती है क्या कभी? नहीं होती है, ठीक है, बोलो। यस सर। तो यानी हमें सिर्फ इसको देखना है, तो इसको देखो और बताओ लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो सब बच्चे देखें, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होगी, -w प्लस f0, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये वाली होगी भाई। लोवेस्ट वाला ये होगा, हाईएस्ट वाला ये होगा, w प्लस f0। अगर हम बात करें बैंडविड्थ की, तो बैंडविड्थ इज fh माइनस fl। fh में से fl सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा बताओ। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, f0 कैंसिल, ये आ जाएगा 2w। समझ में? तो यहाँ जो नया सिग्नल हमको ऑब्टेन हुआ, उस सिग्नल का बैंडविड्थ क्या है, 2w। ठीक है, बोलो समझ में आया? अच्छा, ये जो mf था, इस ms से fl की वैल्यू बताओ क्या होगी, और fh की वैल्यू बताओगी, फटाफट जल्दी बताओ। fh की वैल्यू क्या होगी, बताओ fh की वैल्यू क्या होगी। fh की वैल्यू हमको दिख रही है भाई। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं, कि लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैसे मैंने लिखा। अब कोई स्टूडेंट कहेगा सर इसकी लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी तो -w माइनस f0 है। अरे भाई, मैंने क्या कहा, निगेटिव फ्रीक्वेंसी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। तुम लोग फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़े होगे, फ्रीक्वेंसी कभी भी निगेटिव नहीं होती है, इसलिए हम इसको नहीं देखेंगे। हमें सिर्फ वही सिग्नल का पोर्शन देखना है जो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आ रहा है, और उस पोर्शन से हमें fh और fl की वैल्यू लेनी है। तो ये पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी वाला क्या होगा, इधर का पोर्शन होगा, यही पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी वाला होगा। तो इधर के पोर्शन में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो है w प्लस f0, और लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, -w प्लस f0। ठीक है, यस सर। तो इन दोनों की मदद से हमने बैंडविड्थ निकाल लिया। तो वही चीज़ मैं पूछ रहा हूँ कि इसके लिए fh और fl की वैल्यू बताओ क्या होगी। fh तो सबको दिख रहा है, w हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट ये है ना। लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी बताओ क्या होगी इसकी लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। 0। वेरी गुड। कोई -w नहीं बोलेगा, क्योंकि भाई निगेटिव फ्रीक्वेंसी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो इसकी लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 0 है। 0। की मदद से बैंडविड्थ क्या हो जाएगा, fh माइनस fl, और ये हो जाएगा w। ठीक, बोलो। यस सर। तो देखा तुमने कि जब mf ऐसे था बिना किसी फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन के, तो उसका बैंडविड्थ क्या था, w था। और जब हमने इसमें cos 2π f0t का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो जो ओवरऑल सिग्नल, नया सिग्नल बन के आया, उस नए सिग्नल का जो बैंडविड्थ है वो कितना हो गया, 2w। तो अगर क्वेश्चन तुमसे ऐसा पूछे कि इफ mt फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ mt इज mf एंड mf इज गिवन बिलो, तुमको mf गिवन है, तो फाइंड आउट द बैंडविड्थ ऑफ mt cos 2π f0t, तो कैसे कैलकुलेट करोगे भाई। तुमको अगर इसका बैंडविड्थ पूछ ले तो कैसे कैलकुलेट करोगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो सिग्नल है जिसका हमको बैंडविड्थ पूछ रहा है, इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन कन्वर्जन करना पड़ेगा, क्योंकि हम बैंडविड्थ तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास fh और fl होगा, और वो तभी होगा जब हमारे पास जिस भी सिग्नल का बैंडविड्थ निकालना है उसका स्पेक्ट्रम पता होगा। तो बच्चों, इसका स्पेक्ट्रम पाने के लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, है ना। यस सर। इसका हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म वगैरह किया, फिर उसको ग्राफ व्राफ पे बनाया। अब देखो, यहाँ से तो तुमको नहीं पता चल पाएगा, बट अगर ग्राफ बना लो तो चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। पूरा स्पेक्ट्रम हमारे सामने आ गया जिसका हमें बैंडविड्थ निकालना है, और उस स्पेक्ट्रम की मदद से हमने लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर लिया, जिसकी मदद से हमको बैंडविड्थ मिल गया। ठीक है, यस सर। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म का इंपॉर्टेंस ये है कि किसी भी सिग्नल का बैंडविड्थ कैलकुलेट करने के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म करना ही पड़ेगा। मीन्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या कर रहा है, लाइट के लिए जिस तरह से प्रिज्म काम कर रहा था,
लाइट का स्पेक्ट्रम अगर देखना है तो हमें प्रिज्म का सहारा लेना पड़ेगा, ऐसे ही किसी भी सिग्नल का स्पेक्ट्रम देखने के लिए हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म का सहारा लेना पड़ेगा। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म इन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इस यूनिट में जो भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी, इंट्रोडक्शन वगैरह था, वो सब खत्म। सिग्नल क्या होता है, ऑपरेशंस क्या होते हैं सिग्नल, और फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, कैसे हम परफॉर्म करते हैं, बैंडविड्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली। अब इसके बाद हम लोग कम्युनिकेशन टेक्निक पढ़ेंगे, ठीक है? Yes, sir. इसीलिए मैंने पार्ट पार्ट में करके लेक्चर बना दिया है कि पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको सीखो, तब मेन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सीखना तुम। अब देखो तुम कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पढ़ोगे तब तुमको मस्त एकदम समझ में आएगा, ठीक है? Yes, sir. चलो फिर Yes, sir. बाकी का कल पढ़ते हैं। इसको मैं यूट्यूब पे डाल दे रहा हूँ और एक बार फिर से पढ़ लेना तुम लोग, ठीक है? और फिर कल हम कंटिन्यू करेंगे। चलो फिर, थैंक यू। Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir.